बारिश की वजह से अमरनाथ यात्री रोके गए। मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू हो गया था। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। भोले बाबा हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया, कहा उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस पहुंचे न्यायिक आयोग की टीम। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष की घर के बाहर हत्या। 6 बाइक सवारों ने चाकू से तलवार में मारी। 8 संदिग्ध हिरासत में। चेन्नई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर में सरकारी स्कूल की पोल खोलती तस्वीरें। दीवारों की छत से गिरते प्लास्टर के बीच पढ़ाई को मजबूर बच्चे। गाजियाबाद में रील बनवाने पर 2 दरोगा सस्पेंड। पहली ही पोस्टिंग में उड़ाई मौज। थार तो कभी अलीशान ऑफिस में बनवाई वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरों का। नीट यूजी काउंसलिंग अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। एमबीबीएस और बीडीएस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं कर पाएगी। हालांकि नीट यूजी काउंसलिंग आयोजित करने वाली कमेटी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से अभी काउंसलिंग स्थगित करने के पीछे की वजह नहीं बताई गई है। एमसीसी जल्द ही नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी जा सकती है। दरअसल नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली थी। अब एमसीसी की ओर से अगले आदेश तक काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। You all are aware that exam has been rescheduled. The main reason for the reschedule of examination was many other examinations were either on the sort of what you call it scrutiny or the cancelled, and that was the main reason that this was also one of the big exam, and government wanted to make sure that in the sensitive time they wanted to review the process. मेरा उस सब से कोई मतलब नहीं है। एनटीए को फेंको, इसने बर्बाद करके रख दिया। नीट पर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। कह रहे हैं कि लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, और लाखों के साथ जो नाइंसाफी हुई पूरे घपले में, फर्जीवाड़े में, जिस स्कैम के तार चुनावों तक से जुड़े हुए। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से मोदी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं बल्कि अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। अयोध्या में 3 बार सर्वे कराया गया, लेकिन सर्वे वालों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़े, लेकिन वहां से भी वो जान बचाकर निकले। इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अमरनाथ गुफा में गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ का शिवलिंग केवल 6 दिनों में ही पिघल गया है, जिससे अब श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का मानना है कि बीते 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर में गर्मी से तापमान बढ़ गया है, जिसके कारण बाबा बर्फानी का बर्फ का शिवलिंग पिघल गया है। वहीं अमरनाथ से भारी बारिश के कारण शनिवार को अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत 29 जून से हुई थी, जो कि 52 दिन चलेगी। अमरनाथ में खराब मौसम के कारण बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते स्थगित कर दिए गए। माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा फिर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन करने अब नहीं हो पाएंगे।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेब किसान केंद्रीय बजट से मार्केट इन्वेंटेशन स्कीम पर MIS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सेब किसानों का कहना है कि सरकार कम क्वालिटी वाले C ग्रेड सेब की खरीदी करे तो किसान की आय बढ़ने की मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेब किसान केंद्रीय बजट से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम या MIS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सेब किसानों का कहना है कि सरकार कम क्वालिटी वाले C ग्रेड सेब की खरीद करेगी तो किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। अभी जो हमारे पास जो पहले होती थी MSI एक स्कीम होती थी जिसमें से C ग्रेड एप्पल गवर्नमेंट लेके ग्रोवर से लेके तो उसको जूस वूस कंटेंट में करते थे तो फार्मर्स का इनकम इम्प्रूव होता था। वो C ग्रेड लेने से उनके पास क्वालिटी अच्छी होती थी, वो बाहर मार्केटों में बेचते थे तो उनको अच्छा प्राइस मिलता था। पिछले 8-10 साल से तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं है। पहले हमारे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उसको भी इम्प्लीमेंट करे, बजट में उसके लिए फंड्स अलाट करे तो वो मसला हल हो जाए। फल व्यापारियों ने सरकार से GST की दरें भी कम करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे सेब और दूसरे फलों की कीमत बढ़ गई है, जिससे उनकी मांग कम हो गई है। फ्रूट इस टाइम मंडी में ही महंगा है, GST लगा हुआ है, क्या करेगा गरीब आदमी। जिसको किलो लेना था वो आधा ही किलो लेता है। महंगाई बढ़ गई, GST लग गया, अब गरीब आदमी का गुजारा नहीं है खाने का। पहले GST अगर नहीं था उस टाइम हमारा काम धंधा ठीक था। जब से GST लागू हुआ तब से हमारा काम धंधा भी चौपट हो गया। सेब उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उनकी चिंताओं पर गौर करेंगी और बजट में उनके व्यापारिक हितों के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमारे पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए हमने राज्यपाल को लिख कर दिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेगा हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहल करनी चाहिए। वह दावा है तो 60 सीटों पर जीतने का कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की एक सीट के लिए वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भी 400 पार की उम्मीद थी, गलतफहमी थी, लोगों ने उसे मिटा दी। हुड्डा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि तेरे बाप का राज नहीं है, ना तो खुद सीट डिक्लेयर करने वाला है। कभी राहुल गांधी कभी प्रियंका गांधी के आगे हाथ फैलाता है। कौन देगा तुझे 60? कहाँ से आएंगे 60 सीट? सिर्फ गलतफहमी पाल रखी है। सेंटेंस इसी से शुरू किया था कि चुनाव हारने के बाद या किसी भी हार के बाद हताशा और निराशा किन में आती है? अपने लोगों में आती है। चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई फौज है, चाहे कोई घर गृहस्थी है, वो तो स्वाभाविक है। परंतु जैसा अंतिम समय में आपने देखा कि जिनमें मायूसी थी उनमें जोश भी था, और वो जोश और उत्साह जो है वो समय मुताबिक तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, छोड़ने वाले चले गए, कुछ और लोग भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये आना जाना एक प्रक्रिया है। हर पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने तो इससे बुरे समय देखे हैं। हालात से लड़ने का हमारा तजर्बा है और उस तजर्बे के आधार पर दोबारा विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे। जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा पहले से ज़्यादा अच्छा विधानसभा। डिंडोरी जिले के वन ग्राम जल्दा में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भारत के 27 राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों की पहचान की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के 43 विकासखंडों को शामिल किया गया। जिला डिंडोरी अंतर्गत 3 विकासखंड बजाक, कंजारिया और
मेहंदवानी का पहचान किया गया। प्रत्येक ब्लॉक प्रमुख विषयों के तहत वर्गीकृत कर सामाजिक आर्थिक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, आजीविका परियोजना सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 500 ऐसे ब्लॉक हैं जो कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से अविकसित है या जहां पर कठिनाई है, ऐसे विकास खंडों का चयन किया है। उनमें हमारे ज़िले में बजाग है, करंजिया और मेहंदवानी, ये 3 ब्लॉक का चयन किया गया है और आकांक्षी ब्लॉक उन्होंने नाम दिया है, जिसमें संपूर्णता अभियान, संपूर्णता का अर्थ है कि चाहे महिला बाल विकास कोई योजना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, चाहे हमारे कृषि विभाग से संबंधित हो या आजीविका मिशन से संबंधित हो, ये सारे कार्य जो है हमारे अधिकारियों की देखरेख में इन ब्लॉकों में किए जाएंगे। आकांक्षी विकास खंडों में पूरे भारत देश में हमारे जिले को भी शामिल किया जा करके 3 विकास खंडों को आकांक्षी विकास खंड के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आज जो है संपूर्णता अभियान के तहत जनपद बजाग में इसके द्वितीय दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। कल दिनांक 4 तारीख को जो है गोपालपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। हमारे संपूर्णता कार्यक्रम में जो आकांक्षी विकास खंड के 6 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ और महिला बाल विकास और उसके साथ आजीविका। डिंडोरी जिले के समानपुर विकासखंड के अंतर्गत केकेआर प्राथमिक शाला बजटौला में जर्जर स्कूल भवन में छत के नीचे छाता लगाकर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। प्राथमिक शाला बंजरटोला में वर्षों से जर्जर है। स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सहित शिक्षकों ने अनेकों बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। इसके बाद भी ना स्कूल भवन की मरम्मत हुई और ना ही स्कूल का भवन बना। तो ये बात हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी और हमारे संज्ञान में बात नहीं थी, जो आपने ये चीज संज्ञान मिलाई, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। निश्चित रूप से जर्जर भवन का प्रस्ताव डीआरसी कार्यालय से गया होगा, क्योंकि भवन का जो काम है वो डीआरसी कार्यालय से गया है। फिर भी मैं आज ही उस स्कूल को देखूंगा। अभी मैं डिंडोरी में जाऊँ तो अभी मैं देखूंगा और तत्कालिक व्यवस्था बनाने के लिए जो हमने शिक्षकों से बात कही है कि क्या सर इसके पहले निरीक्षण करने नहीं स्कूल नहीं जाना, भवन टपकने वाली बात है, छाता लगाने वाली बात है। ये जो 3-4 दिन बरसात हुई है, बिगड़ा सा है, यहाँ पे पढ़ने में भी डर लगता है, कोई भी समय गिर सकता है ऊपर का लेंटर। और पानी भी टपक रहा है। हाँ। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? 5-6 साल से। 5-6 सालों से। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है यहाँ पे? डर लगता है। डर लगता है। हाँ। स्कूल की स्थिति क्या है अभी? बहुत गंभीर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। और अभी स्कूल यहाँ पे लग रहा है? लग रहा है। तो आपके शिक्षक हैं जो इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से किए हैं? कर रहे हैं अधिकारी से, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसमें। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। आप लोग अभी जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे पानी टपक रहा है क्या? टपक रहा है। तो खबर पंखाजूर से आपको बता रहे हैं 9,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला। पंखाजूर से खबर 9,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला। धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी कोलकाता से अरेस्ट। सिंडिकेट का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फरार। पुलिस ने मास्टरमाइंड की जल्द गिरफ्तारी की कही बात। पंखाजूर से खबर 9,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी कोलकाता से अरेस्ट। इस्कॉन की ओर से महानगर में रविवार को 53वां रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। इस वर्ष इस्कॉन द्वारा आयोजित कोलकाता रथ यात्रा अपना 53वां वर्ष मना रही है। इस्कॉन कोलकाता पदाधिकारियों ने रथ यात्रा उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम के कोलकाता में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा रविवार को है।
इस्कॉन मंदिर में 9 दिन चलने वाले त्योहार की पूरी तैयारी की गई है। भगवान शाम को पहुंच जाएंगे ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां पर हम लोग मासी बाड़ी बनाते हैं। भगवान वहां पर 9 दिन रहते हैं। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक रोज शाम के वक्त 4 बजे से रात 8:30 बजे तक लोग आ सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। साथ में हम लोग लोगों के लिए, सभी के लिए खिचड़ी प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। रोज 2 से 3 लाख लोगों का जो खिचड़ी है उसकी व्यवस्था इसी गुरुसदे रोड से होती है, क्योंकि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुकिंग अलाउड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कुक करते हैं और बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में कुक होता है। आयोजकों के मुताबिक इस साल बनाए गए खास रथों में खुलने वाली छतरियां और नए पहिए लगाए गए हैं। ये जो बलदेव जी का रथ है ये भी बहुत विशेष है, बहुत इसकी हाइट आप देख सकते हैं, लेकिन शहरों में तार होता है तो इसीलिए बहुत जो कैनोपी है पूरा ऊपर का वो कोलैप्सिबल कैनोपी है, जो जब तार या कोई बाधा आती है तो उसको हम लोग कोलैप्स कर सकते हैं। उसी तरह जो ये व्हील है बलदेव रथ का, ये पूरा सॉलिड लोहे से बना हुआ है। और ख़ास बात ये है कि ये जो चक्के थे 46 वर्ष से सेवा कर रहे थे, इसी वर्ष हमने नए चक्के बनाए हैं भगवान के लिए। रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के रथों को खींचकर उनकी मौसी के घर ले जाते हैं। वहां 9 दिन रहने के बाद वे वापस अपने मंदिर में लौटते हैं। बिहार के भागलपुर रेशम बुनकरों का कहना है कि उद्योग को लेकर सरकार उदासीन है। उनका कहना है कि यहाँ के रेशम से बने कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी मांग है केंद्रीय बजट में भागलपुर के विकास की पहल करनी चाहिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में भागलपुर के रेशम बुनकरों का कहना है कि उद्योग को लेकर सरकार उदासीन है। उनका कहना है कि यहाँ के रेशम से बने कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय बजट में भागलपुर के विकास की पहल करनी चाहिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। उम्मीद तो हमेशा लगा के रहते हैं और भागलपुर जो शहर है, वो रेशमी शहर जो है वो सिर्फ बिहार नहीं देश की बल्कि पूरे दुनिया में जो है सिल्क रेशमी शहर के नाम से मशहूर है। लेकिन सरकार भागलपुर को उतना ही अपेक्षित करके रखती है। हम लोगों ने पहले भी बजट में ये कहा है कि भाई अब भागलपुर को आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा उद्योग नहीं है वहाँ, क्योंकि जो रेशम बनता वो पूरा दुनिया उसको लायक करती है। तो सरकार को भी एक विशेष पैकेज के हिसाब से जो है भागलपुर को डेवलप करना चाहिए। बुनकरों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत काफी बढ़ गई है। सरकार को बिचौलियों को खत्म करने के अलावा उनके बनाए कपड़ों की सही कीमत तय करनी चाहिए। बिचौलिए अपने हिसाब से धागा का मूल्य तय करते हैं और हमसे कम रेट में कपड़ा लेते हैं और अपना मुनाफा वो कमाते हैं। तो अगर बजट पेश हो और सरकार थोड़ा ध्यान दे तो बिचौलियों का समापन हो और बुनकरों को उचित मूल्य मिले और धागे उचित मूल्य पर मिले, ये सब चीज़ की उम्मीद है। देखिए इस बार क्या होता है। बुनकरों का कहना है कि वे सब्सिडी या मुफ्त सुविधाएं नहीं चाहते, इसके बजाय वे इलाके का विकास, हवाई अड्डे और सूत मिल जैसी सुविधाएं चाहते हैं जो उनके उद्योग के लिए जरूरी है। हर बार की तरह इस बार भी मुझे लगता है कि बुनकर निराश होंगे। जैसे हर बार बुनकर सोचते हैं कि कुछ नया मिलेगा बिहार को और खासकर बुनकर को, तो हर बार निराश होते हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि निराश ही होंगे, क्योंकि हम बुनकरों खासकर युवाओं की तरफ से एक अपील है कि हम बुनकरों को भीख नहीं चाहिए, हम बुनकरों को अपना हक चाहिए। हक मतलब क्या, यहाँ पे जैसे यार्न मिल होना चाहिए, सूते का एक मिल होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। बस 2 ही चीज़ मांग है हमारे बुनकर का। हम लोगों को न सब्सिडी चाहिए न कोई आपका भीख चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। बुनकरों को उम्मीद है कि बजट में उनके उद्योग की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाएंगी। अब रुक करते हैं यूपी की खबरों का। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही। डिवाइडर से टकरा कर पलटी है तेज रफ्तार कार। कन्नौज से खबर, डिवाइडर से टकरा कर पलटी है तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से बिहार जा रहे थे सभी कार सवार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर
171वें कट पर हुआ यह हादसा। ड्राइवर को नींद आने से हुआ यह हादसा। घायलों को पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। यूपी की पंचायतें अब ग्रामीणों से वसूलेंगी जलकर। हर घर जल योजना में लगेगा वाटर टैक्स। हर घर जल योजना में लगेगा वाटर टैक्स। टैक्स से पंप संचालक पानी कनेक्शन की होगी देखरेख। प्रदेश में 43,000 पानी की टंकियां बनाने का लक्ष्य। लखनऊ से खबर, यूपी की पंचायतें अब ग्रामीणों से वसूलेंगी जलकर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अब ग्रामीणों से भी जलकर लेने की बात सामने आ रही है जलकल योजना के तहत। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना जो चल रही है, केंद्र सरकार की योजना है। ये सभी ग्राम पंचायतों में जो है टंकी के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। इसकी सरकार ने एक योजना रखी कि जैसे वहाँ की जो टंकी होगी, उसकी जो पंपों के जो संचालन करता है उनको पैसे देने के लिए कनेक्शन की प्रोसेस जो दिया जाएगा, बिजली की तमाम चीजें हैं, उसी के तहत ग्राम पंचायतों को अभी आदेश दिया जाएगा कि वो जाकर व्यवस्था करें, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में जो इनके यहाँ सुविधाएं। बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक कौशलेंद्र नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रदेश में 43,000 पानी की टंकियों के बनाने की योजना। खबर आपको बता रहे, यूपी में 5 सीएमओ के तबादले हुए हैं। संजय कुमार सीएमओ बहराइच बनाए गए। रामेश्वर मिश्रा सीएमओ बदायूं बनाए गए। रजत चौरसिया सीएमओ सिद्धार्थनगर बनाए गए। अमित कुमार सीएमओ शामली बनाए गए। डॉक्टर राजीव नयन सीएमओ फतेहपुर बनाए गए। रजत चौरसिया सीएमओ सिद्धार्थनगर बनाए गए। रामेश्वर मिश्रा, रजत चौरसिया सीएमओ सिद्धार्थनगर बनाए गए। खबर शाहजहांपुर से है। योगी के राज में चारपाई पर गर्भवती महिला। 2 किलोमीटर तक चारपाई से एम्बुलेंस तक पहुंची पीड़िता। स्ट्रेचर पर उठाने के बाद एम्बुलेंस तक पहुंचाई गई। महिला विकासखंड बांडा के उदरा का बताया जा रहा है मामला। स्ट्रेचर पर उठाने के बाद एम्बुलेंस तक पहुंचाई गई महिला। तस्वीरें देख लीजिए आप कि किस तरीके से चारपाई से 2 किलोमीटर तक गर्भवती महिला जाती है, फिर एम्बुलेंस कहीं यहाँ मिलती है, फिर उसे स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। क्योंकि हमारे रोड रास्ता बहुत खराब है। गर्भवती औरत होने के नाते उसे हमें चारपाई पे उठा के 2 किलोमीटर दूर तक हमें घर से एम्बुलेंस तक उसे पहुंचाया गया। सरकार से, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा रोड पक्का मुहैया करवाया जाए। हम लोग यही बहुत उम्मीद के साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कोई गाड़ी स्कूल हमारी आ रही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वो भी खराब हो रही है। बहुत उम्मीद के साथ प्रशासन सरकार से मैं मांग करता हूँ, हरपिंदर सिंह गाँव उदरा टिकरी से कि 4 किलोमीटर उदरा गाँव से मोनापुर मार्ग हमारा पक्का मुहैया करवाया जाए। बहुत उम्मीद के साथ हम सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं।
चारपाई से एम्बुलेंस पर पहुंची गर्भवती महिला। विकास खंड बांडा के उत्तरा का बताया जा रहा है ये मामला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित पांडे संवाददाता शाहजहांपुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर बात की जाए तो रास्ता खराब होने की बात सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, वहाँ का रास्ता इतना खराब था कि महिला को 2 किलोमीटर के आसपास, जो कि पत्नी का कहना है 2 किलोमीटर के आसपास चारपाई पर लाना पड़ा है और चारपाई पे ले जाने के बाद ही एम्बुलेंस पर वो बैठा पाए, जिससे कि महिला को हॉस्पिटल तक भेजना जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित। खबर बदायूं से है। मृतक किसान के घर पहुंचा सपा प्रतिनिधिमंडल। डियोरी में मृतक के पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। मेरठ मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। जिला प्रशासन ने मुलाकात कराने से किया इनकार। गुस्साए अमिताभ ठाकुर सर्किट हाउस में धरने पर बैठे। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।